आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और सीधे हम रुक करेंगे यूएस के बाजारों की ओर, जहां पर हम जोरदार गिरावट आती हुई देख रहे हैं। अगर हम लेवल्स देख रहे हैं, डाउ जोन्स 750 अंकों से ज्यादा टूटा है और टेक शेयरों में हम देख रहे हैं जमकर पिटाई हो रही है। नैस्डैक करीब 3.5% और S&P 500 में भी 2.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बाजार खुले हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कमजोरी का आलम एकदम रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुका है। लेकिन बाजार में आगे कितनी गिरावट होगी और किस तरह से यूएस के बाजारों में गिरावट से शुरुआत हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे खास मेहमान की ओर, जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ क्रॉसब्रिज कैपिटल के CIO मनीष सिंह हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने बाजार में गिरावट का आलम देखा है और सिचुएशन जो जंग की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कितनी लंबी चलेगी कितनी छोटी चलेगी, इसको लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कहां पर आपको लगता है कि सेलिंग आकर खत्म हो सकती है? मैं ये कहूँगा कि लेवल्स तो काफ़ी मुश्किल होता है बताना कि कहाँ पे किस लेवल पे जाके सेलिंग बंद होगा। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यूक्रेन यूक्रेन में जो सिनारियो है, आपको सोचना पड़ेगा आगे क्या हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, यूक्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो, सो यूक्रेन रशिया कैन ऑक्यूपाई यूक्रेन एंड रशिया उस तरफ तो मूव हो कर ही रहा है कि दे कैन अक्वायर, दे कैन ऑक्यूपाई यूक्रेन। नेक्स्ट स्टेज है क्या, द वेस्टर्न अलायंस रशिया पे और भी कड़े सैंक्शंस करेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव सेड बिफोर। सो अभी फॉलो अप होगा, सैंक्शंस होगा। नाउ जब सैंक्शंस होगा, सो टिट फॉर टैट रिएक्शन फ्रॉम पुतिन विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। फिर क्या होगा, एनर्जी प्राइसेस और भी ऊपर जाएंगे। Now these are scenarios that are going to play out. इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडियन इक्विटी मार्केट पे, ग्लोबल इक्विटी मार्केट पे पड़ेगा। नाउ सेलिंग कब कब समाप्त होगा? आई थिंक सेलिंग जितना जल्दी एनर्जी प्राइसेस ऊपर बढ़ेगा उतना जल्दी ही सेलिंग समाप्त होगा, बिकॉज एज सून एज एनर्जी प्राइस इंक्रीजेज अ लॉट, इसका प्रेशर डायरेक्टली फील होगा यूरोप में एंड यूएस में। यूएस में अभी गैसोलीन ऑलमोस्ट $4 पर गैलन पहुंच चुका है। Gasoline used to be around $2, less than $2. This is 7-year high rate of gasoline in US. अभी US में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन। सो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी पे। सो जब वो होगा एंड एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप होगा, देन द टॉक्स विल स्टार्ट। फिर दोनों साइड, रशिया एंड वेस्टर्न अलायंस साथ बैठ के बात करेंगे एंड तब डी-एस्केलेशन होगा। सो जितनी जल्दी एनर्जी प्राइस ऊपर बढ़ेगा उतनी जल्दी ही सोल्यूशन मिलेगा। that's my scenario, that's my feeling जिधर जा रहे हैं हम अभी। इन टर्म्स जैसे आपने कहा कि करेक्शन टेरिटरी में है S&P 500, नास्डैक, एंड उस कारण से आई थिंक सेलिंग प्रेशर तो है, बट आई डोंट थिंक सेलिंग प्रेशर विल बी टू बिग, बिकॉज आप अगर ऑलरेडी 15-20% डाउन है, देन देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल जो देखेंगे इसमें अपॉर्चुनिटी है एंड वो पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। और तीसरी बात, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा अगर सिचुएशन यूक्रेन में और भी खराब होते जाए। सो दैट शुड सपोर्ट द मार्केट। सो द डाउन साइड है यहाँ से मार्केट में फॉर श्योर। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जाके इक्विटी खरीदना स्टार्ट कर दें, बट दे शुड कीप देमसेल्फ रेडी एंड पोजिशंड कि जैसे ये अचानक ही ये वॉर सिचुएशन आ गया है, अचानक ही ये वॉर सिचुएशन समाप्त भी हो सकता है as soon as the energy crisis becomes big, and that would be my advice. मनीष जी, बहुत बारीकी से आपने समझाया कि डाउनसाइड अभी भी है, तो लोगों को ऐसा नहीं है कि गिरावट दिखी और पैसे यहां पर डाल देने चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति बरकरार है अभी भी। आपको यहां पे मुझे थोड़ी देर के रोकना होगा क्योंकि हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो अमेरिकी बाजार खुले हैं उनको लेकर वो ताजा अपडेट दे रही हैं। सृष्टि, नैस्डैक करीब 3.5%, S&P 500 2.5%, जोरदार गिरावट। डाउ जोन्स में भी हम देख रहे हैं 2.5% की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। बताएं, जो गिरावट का आलम अमेरिकी बाजारों में फिलहाल दिखाई दे रहा है सृष्टि, वो कितने रिकॉर्ड की ऊंचाई पर पहुंचा है?
जी बिल्कुल कविता, आप देखिए जो गिरावट हमने शुरुआती कारोबार में देखी थी, अमेरिकी बाजार को खुले हुए अभी 1 घंटा हो चुका है, बट वहां से कोई भी रिकवरी के स्तर और आसार नहीं दिख रहे हैं। 800 अंकों की कमजोरी के साथ डाउ जोन्स यहाँ पे खुला था, अभी करीब 700 अंकों की वहां पे कमजोरी दिख रही है। और यही नहीं, भारी गिरावट हम देख चुके हैं इनके रिकॉर्ड स्तरों से। अगर देखें तो रिकॉर्ड स्तर से डाउ जोन्स 12% नीचे है। चौंकाने वाला आंकड़ा है नैस्डैक का, रिकॉर्ड स्तरों से करीब 20% से भी ज्यादा की आज हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि करीब 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स है वो शुरू हुआ था, बट अभी थोड़ी सी रिकवरी वहां पे जरूर आई है। वहीं S&P 500 में भी बिकवाली का ही आलम बना हुआ है। कमोडिटी बाजार में जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड, सिल्वर ले लीजिए या फिर कच्चा तेल ले लीजिए, वहां पे तेजी कायम है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही सेफ हेवन के चलते गोल्ड और सिल्वर में की कीमतों में उछाल हम देख पा रहे हैं, बट इसी के साथ जो है ऊपरी स्तरों से वहां पे थोड़ी सी जो है नरमी हमें जरूर देखने को मिली है। नजर रखिएगा बॉन्ड यील्ड्स पे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन पैन आउट हो रही है, ऐसी उम्मीदें कम है कि सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के इतनी तेजी के साथ पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए अपने दरें बढ़ाते हुए नजर दिखें। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में अभी भी हल्की गिरावट है। 1.9 के लेवल्स पे वो हम इन्हें देख पा रहे हैं। करीब 2.6% की यहाँ पे कमजोरी है। इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन को देखें तो वहाँ पे भी जितने भी बिटकॉइंस हैं, पूरी स्क्रीन अक्रॉस द जितनी क्रिप्टो करेंसीज है वो रेड हमें दिख रही है, और जो US बाजारों में कमजोरी है वो अभी भी बरकरार है। चलिए, पूरा अपडेट देने के लिए सृष्टि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तो बात हुई US बाजारों की जो अभी अभी खुले हैं, लेकिन आज हमारे बाजारों में किस तरह का कोहराम मचा था इसके बारे में आपको बताते हैं। भारी गिरावट, निफ्टी 4.5% की कमजोरी के साथ यहां पर फिसला। बैंक निफ्टी की बात करें 6% की कमजोरी। बाजार में आज का दिन कारोबार के लिहाज से कैसा रहा, जानते हैं मानसी दवे से। बुरी तरह से आज भारतीय बाजार धराशायी होते हुए दिखे, और इनफैक्ट अच्छी बात यही लग रही थी कि बाजार बंद होते हुए देखने को मिले। क्लोजिंग हमने जब देखी, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा अगर बाजार में वॉलेटिलिटी हम देखते तो इससे भी ज़्यादा गिरावट हावी होने के पूरे संकेत नजर आ रहे थे। निफ्टी देखिए करीब 815 अंकों की गिरावट के साथ 16,247 के लेवल्स पर बंद हुआ। 5% तक की कमजोरी हर तरफ, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव। एक भी स्टॉक नहीं बचा था जहां पर हमने खरीदारी देखी हो। आज दिन भर इसी टेंशन के चलते जो एस्केलेट होते हुए देखने को मिले, बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी। सेंसेक्स देखिए 2702 अंकों की गिरावट के साथ 5% लुढ़क कर 54,529 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। और बैंक निफ्टी में भी गिरावट बुरी तरह से हावी होती हुई दिखी। करीब 2163 अंकों की कमजोरी के साथ 6% की गिरावट, 35,228। सबसे ज्यादा लूजिंग अगर इंडेक्सेस में कुछ था तो बैंक निफ्टी की तरफ से। मिड कैप स्पेस में 1,634 अंकों की कमजोरी हमने देखी। 26,832 के लेवल्स पर ये भी क्लोज होता हुआ। तमाम मेजर इंडाइसेस जो हैं 5 से लेकर 6% तक की कमजोरी दिखा रहे थे। एकमात्र स्टॉक जो कि दिन भर हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा था, हिंडाल्को, क्लोजिंग होते होते उसमें भी बिकवाली हावी होती हुई दिखी। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम पैक्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा था, लेकिन आज वो भी नहीं बन पाया। शुरुआत में हमने देखा यहाँ पर हिंडाल्को में तेजी के साथ ट्रेड दिखा, लेकिन आखिरी घंटों में वहां पर भी बिकवाली हावी होती हुई। इसके अलावा निफ्टी 50 के तमाम मेजर स्टॉक्स जो है इसमें बिकवाली, भारी बिकवाली कह सकते हैं, हावी होती हुई। 8% तक की गिरावट हमने यूपीएल के स्टॉक में देखी। बिकवाली का दबाव लगातार इस स्टॉक में देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मूव्स देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक 7% तक की गिरावट दिखाते हुए भारी गिरावट। यहां पर मेजर लूजिंग कैंडिडेट ग्रासिम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स करीब 7-8% की गिरावट ग्रासिम में। टाटा मोटर्स में 10% तक की गिरावट भी देख चुके हैं हम, और इंडसइंड बैंक भी रहा जो कि निफ्टी 50 में टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स में शामिल। करीब 8% तक की गिरावट, ये तो टॉप लूजिंग है। इसके अलावा हर स्टॉक में हमने कमजोरी ही देखी। नैल्को जैसे स्टॉक करीब 4.25% तक की गिरावट दिखा रहा था। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम स्पेस में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का विपरीत एक्शन देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिखा। हिंडाल्को भी टूटता हुआ दिखा। मेजर लूजिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, एफएमसीजी स्पेस सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई। करीब 1100-1200 अंकों की कमजोरी हमने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखी। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स। आईटी क्योंकि ग्लोबल टेंशन जैसे आते हैं आईटी स्पेस पर इसका क्लियर कट इंपैक्ट दिखता है।
अब देखिए वहां पर लाल निशान ऑटोमोबाइल स्पेस में 708 अंकों की कमजोरी, इसके ठीक पीछे फार्मा ऑटो भी बिकवाली का दबाव झेलते हुए। इतना ही नहीं, करेंसी जो हम देख रहे थे, कमोडिटीज को अगर देख लें, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस और गोल्ड सिल्वर में हमने एक एलिवेटेड एक्शन देखा, वहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड था। लेकिन करेंसी, रशिया की करेंसी रूबल में भारी बिकवाली देखने को मिली, INR में भी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। तो क्लियरली बाजार का हाल रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच कमजोरी भरा ही आज देखने को मिला। चलिए, ये तो बात हुई है आज के मार्केट राउंड अप की, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की तनातनी के चलते निवेशकों को क्या करना चाहिए? मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के पार्टनर मार्क मोबियस से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की है इस पर। आइए इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। Mark, in your experience, and you've got almost 3 decades of experience, it is not for the first time we've seen a war-like situation. But historically, for those who bought when there is a war-like situation, when there's a geopolitical crisis, do you think the rewards are in favor of going long, or the rewards right now are in favor of conserving cash? Probably going long once the market comes down further. Of course, this is just the beginning. I believe that you'll see markets come down, but interestingly enough, not all markets are down. Of course, India in its downside has actually outperformed the S&P 500, but some markets like Saudi Arabia, Brazil are actually up. So we have to pick and choose which markets look interesting and which markets will not be so affected. But nevertheless, those markets that are affected that are down, now's a good time to start looking for bargains. So Mark, what will be the turning point for this market? Will it be geopolitical? Will it be Fed? Or will it be pure prices? Because Mark, there are times when events do not change, but prices, they go down so much that markets, they start to factor in a lot of bad news. So at this juncture, what to your mind are financial markets pricing in? Well, one of the things that you have to be careful about in India and also in the US is the rise of interest rates, because as you know, the Reserve Bank will probably want to raise rates in India in view of the higher inflation problem. So given that situation, you have to focus on those companies that have low debt or no debt, because those are the ones that will survive this crisis. And those are the ones that will pay very good rewards in the long term. So I think it's very important to pick and choose and not just, take any big stock, any index stock, but look at those companies that have strong balance sheets and of course are growing earnings as well. तो आपने मार्क मोबियस की सलाह सुनी है, लेकिन आज पूरे दिन 18 नाउ स्वदेश पर दिग्गजों का जमावड़ा रहा, जहां पर निवेशकों को वो क्या सलाह दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मार्केट्स की वैल्यू अगर आप इंडिया के मार्केट्स की देखना चाहें तो इसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि इंडिया का जो पी है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, तो अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे नहीं आया। तो ये कहना कि बहुत सस्ता हो गया तो अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई स्टॉक्स जो कि एनर्जी में हुए, इंडिया में हालांकि कम है, या किसी मेटल्स में हुए जहाँ पे कि रूस के इस हमले से कुछ उसमें अड़चन आएगी एक्सपोर्ट्स में। आज जो हो रहा है वो बहुत वैल्यूएबल लेसन है। हमने तो कई साल देखे हैं, कई दशक देखे हैं, इन यंगस्टर्स को अब ये पहली बार नजर आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इनसे इस लेसन से ये एक हार्ड टीचर है मार्केट, ये हार्ड लेसन्स लेके निकलेंगे, वो आगे 5, 10, 25 सालों में आपके चैनल पर आएंगे और अपने इस एक्सपीरियंस को बयां करेंगे कि कितना सीखा हमने ये 2022 की जो बिगनिंग की जो फॉल हुई है। The news flow around the Russia-Ukraine conflict is now pretty much discounted. You can't hit the market every day with the same news flow. So I would want to believe that the Nifty gets into a range, 16,850 on the downside, 17,500 on the upside. And if you actually look at the breadth readings, we are at historically oversold levels. So these are levels from where investors should definitely look at buying opportunities. जब मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ है फॉर व्हाटएवर रीजन,
तो अब तब कुछ अच्छी क्वालिटी कंपनीज की भी पिटाई हो जाती है। और उस समय अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप अपनी लिस्ट ऑफ क्वालिटी कंपनीज बनाते हो और फिर थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में नहीं बट थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते हो या पोजीशन बढ़ाते हो। तो मैं अभी लास्ट कुछ दिनों से ऐसी एक लिस्ट बना के, मैं वो लिस्ट पहले ही बना लेता हूँ, मतलब मार्केट की मैं वेट नहीं करता, तो प्राइस देखने से थोड़ा बायस हो जाता है। जब भी इवेंट होते हैं तो इसमें जाहिर की बात है कि काफ़ी फियर अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, कुछ समय से चल भी रहा है, तो किसी को पता नहीं कि ये वो किस कवर पैकेज है। तो ऐसे समय में कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सलाहकारक है, क्योंकि जो डैमेज होना था उस न्यूज़ की वजह से हो गया, तो आप देख के भी फायदा नहीं है। और लेना इसलिए सलाहकार नहीं कि हमको अभी किस तरह डेवलप होगा इसलिए पता नहीं। तो आई थिंक इस माहौल में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज भी आती रहेंगी, ऐसा नहीं कभी नहीं होगी, पर ये सिचुएशन को डेवलप होते देना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी होते हैं वो थोड़ा एक ग्लोबल मार्केट्स में एक ओवर रिएक्शन हमेशा हमें देखने को मिलता है। अगर आप गल्फ वॉर की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत लो से गिर गए थे, और 6 महीने के भीतर वो प्रीवियस लेवल्स को क्रॉस कर गए। तो इसी तरह ये यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जिस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, एक नीजर रिएक्शन ऑन द डाउन साइड को देखने को मिल ही रहा है, और सिंस ये सिचुएशन अभी भी इवॉल्व हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर इक्विटी बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आपने सुनी दिग्गजों की राय, लेकिन रूस यूक्रेन संकट का बुलियन और एनर्जी मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ा है। असर का इम्पैक्ट या असर हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, पूरी बुलियन और एनर्जी मार्केट में ज़बरदस्त रफ्तार दिख रही है। अगर सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें तो $104 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है। WTI क्रूड भी $100 के अब बेहद करीब पहुंचता जा रहा है। MCA क्रूड $7,400 के ऊपर है, यानी ज़बरदस्त रफ्तार है। और आशंका इस बात की है कि अगर रूस और यूक्रेन का संकट और बढ़ा तो यहाँ से 15 से 30% तक की तेज़ी और आ सकती है। अगर पाबंदियाँ सख्त हुई और रूस के अगर तेल गैस एक्सपोर्ट पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो 30 से 40% की तेजी क्रूड में आ सकती है, यानी एक बड़ी तेजी की संभावना यहां से एनर्जी मार्केट को लेकर है। इस डर से यहां पर क्रूड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उसका फायदा, डर का फायदा गोल्ड भी उठा रहा है। बुलियन मार्केट में भी जबरदस्त रफ्तार है। गोल्ड जहां $2,000 से ज्यादा MCX पर चढ़ चुका है, वहीं कॉमेक्स पर $1950 के ऊपर जाकर टिक गया है। 52,000 के ऊपर MCX गोल्ड कारोबार कर रहा है। वहीं 67,000 के भी ऊपर चांदी का भाव जा चुका है। चांदी में करीब करीब $3,000 की तेजी देखने को मिल रही है, यानी एक जबरदस्त तेजी यहां पर बुलियन और एनर्जी मार्केट में है। इसके अलावा नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां भी जबरदस्त रफ्तार है। नेचुरल गैस में अगर यूरोप के गैस की बात करें तो वहां 30% से भी ज्यादा की तेजी अब तक आ चुकी है। चीन में गैस के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो MCX पर भी 8 से 9% की तेजी आज दिख रही है। जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं LIC की IPO की। अगर आपको लगता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव और यूक्रेन रूस के संकट के चलते LIC के IPO पर कोई असर पड़ेगा, तो IPO की सारी प्रक्रिया वक्त पर चल रही है। आपको बता दें, LIC को फिलहाल ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को सेबी की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा तमाम डिटेल्स इसको लेकर विस्तार से समझा रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। जी हाँ, मार्केट सेंटिमेंट या यूक्रेन की क्राइसिस का LIC के IPO पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और ऐसा ही सूत्र हमें बता रहे हैं। जो अप्रूवल की टाइम प्रोसेसेस हैं वो बराबर चल रही हैं और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सारे अप्रूवल्स आ रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कंपनी है उसको ऑलरेडी एक्सचेंजेस यानी NSE और BSE से लिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, और सेबी से भी लगातार बातचीत जारी है कि कोई प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लगातार काम कर रहे हैं और सेबी से टच में हैं। आपको याद होगा कंपनी ने हाल ही में DRHP फाइल किया गया था, और उसके बाद अब रिवाइज करके एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जो रिवाइज प्रोस्पेक्टस है वो फाइल किया जाएगा सेबी से डिस्कशन और अप्रूवल के बाद। तो उसके बाद हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 मार्च को एंकर बुक ओपन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और मार्च के तीसरे हफ्ते में लिस्टिंग टेंटेटिवली प्लान्ड है कंपनी की तरफ से। आपको हम बता दें कि गवर्नमेंट को डाइवेस्टमेंट टारगेट पूरा करने के लिए LIC के IPO को इसी फिस्कल में लाने की ज़रूरत है, और इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए कमिटेड लग रहा है।
रूस यूक्रेन की जंग पर भारत की नजरें टिकी हुई हैं और दोनों देशों के बीच जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने की कोशिशों में विदेश मंत्रालय जुटा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। वहीं यूक्रेन की गुहार के बाद पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर सकते हैं। चलिए अब